स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों एस्ट्रोफिजिक्स में कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का, जिसे आप सभी भी समझते हैं, जिसके अंदर कुछ भी जा सकता है और उसके बाहर कुछ भी नहीं आता, रोशनी भी नहीं आती। लोकतंत्र ब्लैक होल नहीं होता। लोकतंत्र की पहली शर्त होती है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की। जहां जनता का पैसा जाता है, जहां जनता का पैसा खर्च किया जाता है, वहां तक जनता के सवाल भी पहुंचने चाहिए। यह बहुत फंडामेंटल है लोकतंत्र के लिए। आप जरा सोचिए, एक ऐसा फंड जिसमें आम जनता से लेकर बड़े बड़े करोड़पतियों ने, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों ने करोड़ों रुपए का दान दिया हो आपदा के नाम पर, संकट काल के समय में। अब जब उस पर सवाल पूछा जाए कि पैसा कहां गया, तो जवाब यह आता है कि यह पूछने का हक आपका नहीं है। यहीं से शुरू होती है आज की चर्चा, क्योंकि आज हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड की, लोकसभा को पीएमओ से भेजे गए लेटर की, आरटीआई की, और आरटीआई के संदर्भ में हाईकोर्ट के निर्णय की भी। तो महत्वपूर्ण रूप से आज हम संसद, आरटीआई और न्यायपालिका के उस त्रिकोण की बात करेंगे, जहां पारदर्शिता और नियम दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। देखिए अभी क्या हुआ, सबसे पहले संसद की बात करते हैं। हाल ही की खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को यह सूचित किया है लिखित रूप से कि पीएम केयर्स फंड पर संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न नॉन एडमिसेबल हैं। मतलब समझिएगा इसको कि संसद में आप अब पीएम केयर्स फंड के खर्च को लेकर या उसकी किसी भी जानकारी को लेकर प्रश्न पूछ नहीं सकते। अब सवाल यह है कि संसद सिर्फ एक बहस का स्थान नहीं है। संसद वह संस्था है जहां कार्यपालिका से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी है, वो लेजिस्लेचर के थ्रू प्रश्न के द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है। अगर आप संसद में यह नहीं पूछ सकते कि कितना पैसा आया, किस आधार पर खर्च हुआ, किसके आदेश पर खर्च हुआ, किसने इसके संबंध में निर्णय लिए, तो फिर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का क्या हुआ? पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है ही कहां? संविधान में चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी शक्ति बिना सवाल के नहीं चल सकती संविधान के अंतर्गत, संसद में या लोकतंत्र में। आप ध्यान दीजिए, यहां सवाल केवल नियमों का ही नहीं है, यहां सवाल लोकतांत्रिक भावना का भी है, जब एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेचर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ ही नहीं सकती। दूसरा मुद्दा आता है आरटीआई का। आरटीआई के नजरिए से भी समझिएगा, आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो जनता को सरकार के कामों के संबंध में जानकारी देने के लिए एक बहुत मजबूत अस्त्र के तौर पर दिया गया। आरटीआई का कानून कहता है कि जो संस्था सरकार द्वारा नियंत्रित या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो, वह पब्लिक अथॉरिटी होगी। लेकिन पीएम केयर्स फंड के मामले में यह कहा गया कि यह सरकार का फंड नहीं है, बल्कि यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। यहीं से मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पीएम केयर्स एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, एक ज्यूरिस्टिक अथॉरिटी है। और यह कहने का मतलब क्या है कि मतलब आरटीआई एक्ट के अंतर्गत उसकी कुछ जानकारी को स्टैट्यूटरी प्राइवेसी दी जा सकती है। महत्वपूर्ण रूप से समझिए, यह मामला किस सेक्शन के अंतर्गत आया? सेक्शन 8 सबसेक्शन 1J के अंतर्गत इसको एक तरीके से स्टैट्यूटरी प्राइवेसी दे दी गई। यह फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी नहीं है, लेकिन कानून के द्वारा दी गई एक गोपनीयता है जो स्टैट्यूटरी पर्संस को दी जाती है। अब यहीं से असली सवाल दोबारा खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ा हुआ फंड, उनकी आवाहन पर दिया गया डोनेशन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो फंड संचालित हो रहा है, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा जो नियंत्रित है, वह स्वयं को थर्ड पार्टी बताकर सूचना देने से कैसे बाहर रह सकता है? अगला मामला एक और आया, जब मामला और जटिल हो गया, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पीएम केयर्स को मिली टैक्स छूट के अंतर्गत दस्तावेज मांगे। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा कि यह मामला जनहित का है और जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत इसे विशेष छूट प्राप्त है। यानी कि आरटीआई और इनकम टैक्स के बीच एक स्टैट्यूटरी कॉन्फ्लिक्ट है। और यहां प्रश्न यह नहीं कि कानून क्या कहता है, बल्कि प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि जब टैक्स छूट
सार्वजनिक उद्देश्य के नाम से ली गई हो तो क्या जनता को उसका आधार जानने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए? मुद्दा बहुत गंभीर है। अब इस पूरे विवाद को 3 शब्दों में समझिएगा, अथॉरिटी, मनी और ट्रस्ट के नजरिए से। अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि नाम प्रधानमंत्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, पीएम केयर्स फंड कहा जा रहा है, सरकारी आभा है, कैबिनेट मंत्री हैं इसमें, पैसा जनता का है, इसमें टैक्स पेयर्स का है और उद्देश्य है आपदा राहत, जिससे बनता है ट्रस्ट। और जब ये तीनों एक साथ हो, यानी कि अथॉरिटी, मनी और ट्रस्ट, ये तीनों एक साथ हो तो जवाबदेही भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए थी। लेकिन अगर पीएम केयर्स फंड को नियमों के नाम पर सवालों के दायरे से बाहर रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर कल को यही मॉडल कई अन्य संस्थाएं और आगे आने वाली सरकारें बनाएंगी, जब लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक परंपरा की स्थापना होगी और सभी जवाबों से बाहर जाएंगे, जवाबों से दूर भागेंगे। इसीलिए यह फंड, यह बहस केवल एक फंड की नहीं है, यह बहस है रूल ऑफ लॉ वर्सेस स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की, यह बहस है लीगल प्राइवेसी वर्सेस राइट टू नो की। और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णयों के बाद अब यह मुद्दा और गंभीर हुआ और इसके बाद जो लोकसभा को पीएमओ के द्वारा रिटन बात कही गई, यह और इसको गंभीर बना देती है। लेकिन प्रश्न बिल्कुल अभी भी साफ है कि क्या नियमों की व्याख्या लोकतांत्रिक जवाबदेही को सीमित करने का अधिकार या साधन हो सकती है? अंत में अगर मैं प्रश्न करूं तो फिर वही प्रश्न आता है कि हु विल वॉच द वॉच डॉग? सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोकतंत्र में नो क्वेश्चंस किसी भी स्थिति में स्वीकार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां सवाल रुकेंगे वहां सत्ता निरंकुश हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं कि क्या प्रधानमंत्री के नाम से जुड़े हुए फंड को आरटीआई और संसद दोनों के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह नहीं होना चाहिए? यह एक ओपन सिस्टम नहीं होना चाहिए? इसे ब्लैक बॉक्स क्यों बनाया जा रहा है? महत्वपूर्ण रूप से अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा। आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा और यही हमारे लोकतंत्र की असली परीक्षा भी है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 2026 का प्री देने जा रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास एसआईपी बैच है। यह बैच आपको बचे हुए सीमित समय में पूरे कोर्स का रिवीजन करवाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ देगा। महत्वपूर्ण रूप से इसमें आपकी सीसेट की प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज भी शामिल होगी। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए हमारा बैच अवेलेबल है हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में। और इन बैचेस के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, अभी रैंक बूस्टर सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है हमारे हर एक कोर्स पर। तो अगर आप हमारे कोर्सेज से अभी जुड़ते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए यह ऑफर है, तो आपको 50% का ऑफ दिया जाएगा रैंक बूस्टर सेल के अंतर्गत। सभी कुछ वैसे ही जैसे 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स और बहुत ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। महत्वपूर्ण रूप से अगर आप चाहें इसके बारे में डिटेल्स जानना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के इसके डिटेल्स और डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, छूट का भी, आकर्षक छूट का भी फायदा उठाइए। ध्यान रखिएगा कि यह छूट आपको कब मिलेगी, जब आप कोर्स खरीदते समय पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस कोड का इस्तेमाल भी करिएगा, मत भूलिएगा और जल्द से जल्द जुड़िए, जिससे आपको बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।